अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जो कि मेहंदी स्पेशल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अन्ना के हवेली पहुंचते ही शादियाने बज उठे थे। हवेली में इतने साल बाद कोई खुशी आई थी और एक और वजह यह भी थी कि हवेली के सबसे बड़े बेटे की शादी थी जिस पर सब खूब हल्ला गुल्ला करना चाहते थे। क्या उजरा दियार बनकर घूम रहे हो? अन्ना के दूल्हा बहत को उसकी शादी पर शानदार लगना चाहिए। वो काफ़ी दिनों बाद घर आया तो पहला सामना ही अन्ना से हुआ था। शादी में चूंकि उनकी मेहंदी का फंक्शन था सो बाबा जान और दारा जान ने उसे हद दर्जा प्रेशराइज किया था और अब तक इलेक्शंस का बहाना भी खत्म हो चुका था। बिना जवाब दिए वो आगे बढ़ना चाहता था कि अन्ना ने शरारती अंदाज में उसके सीने के सामने दीवार हायल की थी। मेरी मेहंदी देखो, यहाँ तुम्हारा नाम भी कुंदा करवाया है। अन्ना की जान दुल्हाम वो दोनों हथेलियों को साथ जोड़े खड़ी थी जहाँ हथेलियों के दोनों सिरों में अधूरा अधूरा बनाया गया दिल एक साथ जोड़ने से मुकम्मल हो रहा था। वो दोनों हाथों पर बिखरी तहरीर भी हाथ जोड़ने से वाजिया हो रही थी। हद दर्जे वाह बहात वाह हयात पन झलक रहा है तुम्हारी इस हरकत से, वो सुलगते हुए बोला था। अरे वाह, ऐसे ही कैसे भला? एक सरप्राइज आपके लिए भी तो है ना। रमज परिहान दादी जान देखें तो दुल्हन बहुत आए हैं। दुल्हन उसकी हरकत की वजह से नहीं समझ पाया था जब घर की खवातीन हरमा हरमा सी चलती हुई उसके पास पहुंची थी। सच में भैया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप आज आपकी मेहंदी है और आप ही गायब हैं। रमज उसके बाजू से जुड़ी दूसरे से परिहान, हम आपकी शादी पर सारे अरमान और चाव पूरे करने वाले हैं, इसलिए आज आप हमें बिल्कुल नहीं रोकेंगे। रमज ने लाड से कहा तो मैं सर हिलाए उसे नासमझी से देखने लगा। अरे लड़कियों, भाई इतना सफ़र करके आया है, उसे पहले रेस्ट तो करने दो, शाम में मेहंदी भी तो है। और अना, ये क्या बात हुई भला? तुम ऐसे ही उसके सामने मुंह उठाए खड़ी हो? दुल्हन बनने के रूप नहीं आएगा। मामा की आवाज़ पर वो चौंकते हुए उसको देखने लगा था। देखा तो पहले भी था लेकिन नोटिस नहीं किया था। और अब जर्द मायूं के सूट में मलबूस उपरन के रंग का निखार लाए वो लड़की बेहद हसीन लग रही थी। दुल्हन की मोयत को देखते हुए वो मुस्काई तो वह रुख मोड़ गया था। मैं तो नहीं आना चाह रही थी आंटी, लेकिन दुल्हन ने कल करके इतना इंसल्ट किया था, इतना इंसिस्ट किया था। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा था कि अगर मैं हवेली की खवातीन की मान कर उनसे पर्दे पुर्दे वाला कोई मेलो ड्रामा क्रिएट किया तो सारी रस्में भी अकेली करना। वो नकाब वो था जो हो चुका है, मैं आऊँ ना आऊँ क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बस दादो, मैं भी डर गई थी। आज के पूरी हवेली की इज्जत का मामला था। नामसुनियत के तमाम प्रकार तोड़ते हुए दुल्हन के फरिश्तों को भी वो सब सुनाया जो उन्होंने उसके मुंह से सुना तक ना था। मतलब झूठ की पड़काला थी वो लड़की। दुल्हन का दिल चाह रहा था कि उसे शूट कर दे। जब सबकी दबी दबी हंसी उस जमानी निगाहों के सामने मुश्किल हुआ था। वो नहीं जानता था कि आज के दिन वो हद दर्जे सरप्राइज होने वाला है। कमरे में जाते ही उसने रेस्ट कम और अन्ना की नौटंकियों को ज़्यादा सोचा। काफ़ी देर खुद से लड़ते हुए उसने सोए हुए थोड़ी देरी हुई थी जब अजीब से एहसास पर उठ बैठा था। जहाँ उसके रूम से निकलती अन्ना ने उसकी तवज्जो की तरफ खींची। क्या कारी हो तुम यहाँ? अपनी नहीं तो कम से कम दूसरों की इज्जत का ख्याल रखा करो। वो तेजी से उसके सर पर पहुंचा था। अन्ना के कुछ सहमे अंदाज में उसको देखा। मैं तो बस वो देखने आई थी कि आप सो रहे हैं या नहीं। मेहंदी के फंक्शन पर दूल्हा ऊँगता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अन्ना के अंदाज में पहले जैसी खुद इनमादी ना थी। उसने जब जब कुछ गड़बड़ की थी वो हिकलाई थी। दुल्हान थोड़ा अलर्ट हुआ था जब अन्ना की बार बार उलझी नजरों को फोकस किया जो उसके हाथों पर थी। वो थोड़ा चौंका था और उसे अगले ही लम्हे फुल ऑन हाइपर हुआ था। ये 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 क्या बदतमीजी है तुमने किया है ना? ये दुल्हन बाद की दराज हथेली के दरमियान एक दिल बना हुआ था जिस पर दुल्हन का दिल अन्ना लिखा हुआ था। नहीं माँ कसम, मैंने नहीं लिखा। ये तो परिहान और रुमस ने लिखा है। मैंने तो जस्ट तेजी से चलती हुई जुबान था तो मैं अटकी थी। वो इसके बाद में निमटने का सोचते हुए तेजी से हाथ धोने के लिए गया था लेकिन मेहंदी अपना रंग बड़े तरीके से दिखा कर गई थी और वापस पलटा तो अन्ना गायब थी। वो लड़की वाकई इम्पॉसिबल थी। कितनी देर चलते घूरते वो अपनी हथेली को छुपाने के तरीके करता रहा था लेकिन अंदर कुछ सोचते हुए उसने मूसा को कमरे में बुलाया था। मुझे इस बेवकूफ़ लड़की की मुसीबत का हाल दो। दलाम ने हथेली पे ला तो मूसा की भी हंसी आई थी जिसने सर झुकाए उसे छुपाना चाहा। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? दूसरे ही लम्हे सतगिर बॉस के जैसे रूप धारा तो मूसा अपनी पोजीशन में आते हुए नफी में सर हिला गया। सर, आप हाथ पर बैंडेज कर लें ताकि सब यही समझे कि आपको यहाँ पर जख्म हुआ है और इस तरह कोई आपका हाथ नहीं देख पाएगा। मूसा ने अपनी समझ से एक बेहतरीन हल दिया था। दलहाम को खुद पर गुस्सा आया। इतना तो वो भी सोच सकता था। हम वहाँ मूसा को अपना हमराज बनाया था। ठीक है, तुम जाओ और रुमस को भेजो यहाँ, उसे हुक्म देते हुए रुख मोड़ लिया था। मूसा सुस्त रफ्तार से चलते हुए बाहर आया तो सामने ही वह फूलों वालों को मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस देती हुई नजर आई थी। नारंगी रंग के बनारसी सूट में मलबूस वो हमेशा की तरह हसूसी तैयार नजर आई थी। पूरी हवेली में वो वाहिद लड़की थी शायद जिसे रवायती जागीरदारनी का रूप धारने का शौक अक्सर रहता था। बस बीबी, आपको दुल्हन साहब बुला रही हैं। अपनी बात मुकम्मल की वो नजरें झुका गया था। साहब के नौकर से तो पहले ही निबट लूँ मैं। हमेशा के जैसे अंदाज मूसा ने भी रवायत कायम रखते हुए लबों को सिया था। शाम का क्या प्लान है? मैंने दर्जी बाबा से तुम्हारे लिए कुर्ता शलवार सिलवाई है। मुझे लिबास पहने हुए तुम नजर ना आओ।
हमेशा की तरह रौब जड़ा गया था, जिसे हमेशा की तरह ही ना माने जाने वाला था। किस दिन तुम्हारे लब्बों पर लगे कफल टूटेंगे? से आंखें उदासी से बोली। मैं जाऊं बीबी साहब? बिना उसकी बात को रिस्पॉन्स किए मूसा ने हमेशा वाले 2 जुमले अदा किए थे, एक पे गम देना और दूसरा पे इजाज़त लेना, जबकि तीसरा काम तो इन 2 जुमलों के दरमियान का था, हमेशा उसकी सुनना। वह लड़की जो अमीर गरीब मालिक नौकर के फ़र्क से बैर मूसा की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और बिला मिला इजहार भी किया जाता था, रोब जमाया जाता था। मूसा ने कभी नमक हरामी का सबूत नहीं दिया था और न ही कभी उसकी बातों को संजीदा लिया था। अपने मालिक से कह दो मैं नहीं आ रही। वह गुस्से से फनकारी थी। वो सारी लातेवान से हट गया था। दुल्हन के कमरे के जाने की बजाय बाहर का रुख किया। वो तिलमिला कर रह गई थी, क्योंकि मूसा को यकीन था कि दुल्हन बहुत पुकारे और वो ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कमरे में आई तो उसे अपनी हथेली को घूरते हुए पाया, तो फौरन से मामले की तह तक पहुंचते अपनी टीचर अन्ना का पढ़ाया गया सबक याद करते खुद को आल इस वैदा बहलाया। वो दूसरा सबक शैतानी करते साथ ही मासूम बन जाने वाला, इतना मासूम कि अगला आपको रो के गले लगा ले। रुमस क्या है ये? दुल्हन की गुस्सैली आवाज़ सारे सबक बुला गई थी और वो मनमनाते हुए आगे बढ़ी। भैया, वो आपकी ख्वाहिश अन्ना भाभी ने बताया कि आपकी ख्वाहिश है कि उसका नाम हथेली पर लिखे। मोहब्बत जो है आपको उनसे, लेकिन सबके सामने आप अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते, तो हमने सोचा आपको सरप्राइज़ करें। हद दर्जे एक्साइटमेंट उसकी आवाज़ में घुली हुई थी। वो इतनी कड़वाहट दुल्हन के गले में अन्ना के एक और बकवास प्लान पर घुली थी। वो लड़की कुछ भी बोलती है और तुम लोग बिना तस्दीक अमल करते हुए नजर आते हो। अगर आइंदा तुमने और परिहान ने उसके किसी बकवास प्लान में हिस्सा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह उंगली उठाए उसे वार्न कर गया, तो रुमस ने उमड़ते आंसू को जब्त किया और दुल्हन बुरी तरह से हरा था। क्यों रो रही हो अब? 2 मिनट में नरम पड़ते उसे बाजू के गेड़े में ले गया था। आई एम सॉरी भैया, हमें पता है कि आप हमारी वजह से अपनी बहुत सी ख्वाहिशें नहीं छुपाते, लेकिन अना तो आपकी मोहब्बत है ना, तो उसे आपकी हर ख्वाहिश पता होती है। हम तो बस आपको खुश करना चाहते थे। सॉरी अगर बुरा लगा तो। रमज़ की बात पर वो गहरी सांस भरकर रह गया। उसके घर वाले उसे ज़बरदस्ती की मोहब्बत करवाना चाहते थे इस लड़की से। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। हल्के से एक अकीदत बड़ा बोसा उसके सर पर देते हुए उसने रमज़ को सामने करते हुए कहा, क्या हुआ भैया, आपको चोट लग गया क्या? वो चौंकती हुई फौरन परेशानी से बोली, हाँ, तुम सबका मिलकर दिया गया जहम छुपाना है। दुल्हन ने शरारत बड़ी निगाहों से उसको देखा तो वो उलझी, और फिर जब वो फर्स्ट एड बॉक्स लाई तो दुल्हन ने अपनी हथेली उसके सामने कर दी। मैं नहीं चाहता कि रस्म में खवातीन की नज़र तुम लोगों के कारनामे पर पड़े। उसने रमज़ को बजाय मज़ीद जानने के शर्मिंदा करने पर इत्तफाक किया था। वो उसके हाथ पर मसनूई बैंडिश किए बाहर आई थी। शाम में तकरीब के लिए रेडी होती अन्ना के पास आई, जो पिरहान से कुछ किसी बात पर उलझ रही थी। एक गड़बड़ हो गई है गाइस। चेयर पर तासब बड़ी जारी किए उनके दरमियान आ बैठी थी। क्या हुआ? यकीनन मेरे दुल्हन बख्त ने कोई चंद चढ़ाया होगा। अन्ना ने हाथों में कांच की चुटियां चढ़ाते हुए कहा, हाय, कितने अच्छे से जानती है ना आप अपने दुल्हन बख्त को। नमज ने बिना लगी पट्टी रखे फौरन से उसकी तारीफ की। यार, मेरा तो बहुत बुरे तरीके से बीपी लो होने लगा है। आप फूट भी पड़ो कि क्या हुआ है आहर? सदा की नाजुक दिल पर ने हुलाते हुए कहा, दुल्हन बख्त का लेफ्ट हैंड जमी हो गया है, या उन्होंने खुद किया है, मुझे नहीं पता, पर मैं इन गुनाहगार हाथों से अपने प्यारे वीर की पट्टी करके आ रही हूँ। अपनी टीचर अन्ना के सबक का यहाँ बाहूबी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अन्ना ने फौरन से उसे पकड़ा था। तुम झूठ बोल रही हो ना रमस, ये लिखवा लो मुझसे। अन्ना ने पुर यकीन अंदाज में दावा करते हुए कहा, तो परिहान ने पास पड़ा हुआ कलम और राइटिंग पैड उठा लिया। क्या वाकई ऐसा लिख दूँ? वो कन्फ्यूज सी पेंसिल मुंह में दबाए हुए बोली, तो अन्ना ने उसे आंखें दिखाई। एक दिन रमस का ज़रूरत से ज़्यादा शातिर होना और परिहान बीबी का बेहद दर्जे का मासूम होना तुम्हें ज़रूर लिखवाएगा। बकवास लड़की, मैंने मुहावरन बोला था। अन्ना ने परिहान को रिएक्शन दिया तो वह सर जड़ते अपनी इतनी इज्जत अफसाई को हजम करने लगी। बोलो अब जो सच है। परिहान के बाद रुमस की बारी आई थी। क्या बताऊं, यही सच है। पहले वाला कॉन्फिडेंस मफकूद था। तुम झूठ बोल रही हो ना, मैं साइकोलॉजी से साबित कर सकती हूँ। नंबर 1, झूठ बोलते हुए तुम बिना टारगेट को देखते हुए मतलब के नजर चुराते हुए बोल रही हो। नंबर 2, तुम्हारे अंदाज में लड़खड़ाहट है। लो पकड़ लिया झूठ। अन्ना ने बिना अपने दुल्हन पन्ने वाले सजे रूप की परवाह किए रुमस को जेर किया तो वह चला उठी। ओके ओके, बता रही हूँ, पर प्रॉमिस कि भैया को नहीं बताओगे तुम लोग। उसने मशकूक नजर से उसे देखा था तो उन्होंने फौरन से ही नफी में सारे हिलाया था। अन्ना की हवेली आते ही उसने घंटे वाली हवेली अस्टू खूब फायदे उठा रही थी, तभी तो रमज उस पर इतबार कर रही थी। भैया ने हाथों पर लगी मेहंदी छुपाने के लिए जहम का बहाना किया है, जो मेहंदी के मिटने तक चलेगा। वो कच्चे पेट की माल फट पड़ी थी। अन्ना की आंखें चमकी थी। दूल्हाबद को किस चीज़ से एलर्जी है? अन्ना का सवाल था तो वो दोनों चूंकि। बुरा ना माना अन्ना, लेकिन इस वक्त यही लगता है कि इस सबसे ज़्यादा इस टाइम तुमसे ही एलर्जी हो रही है। रेहान के बर्जस्ता जवाब पर रमज का भी कहकर पड़ा था। इंतहाई का कोई घटिया जोक था जिस पर हंसी नहीं आई। अन्ना को वाकई हंसी नहीं आती, क्योंकि उसका दिमाग तो दुल्हन बहत के हाथों पर चढ़ाए जाने वाली पट्टी पर उलझा था। पुल्लू से, आई मीन रेड रोज से। रमज ने उसे जवाब दिया तो अन्ना का दिमाग तेजी से प्लान बुनने लगा था।
इस वक्त स्टेज पर वो दुल्हन बहत के साथ मौजूद थी। दादी, मम्मा और छोटी चची खवातीन को लेकर रस्म काटी थी जब अचानक ही दुल्हन का रंग सुर्ख पड़ा था। वो थोड़ा बेचैन सा बैठा था, अपने हाथों पर उभरते सूरज दानों से परेशान था और साथ में शुरू होती हुई एचिंग। शायद उसकी वजह यह भी थी कि खवातीन मेहंदी लगाते उसके हाथ को बचाने के चक्कर में पट्टी को रंगती जा रही थी। रमज, क्या तुमने मेहंदी में अड़के गुलाम लाया है? वो जो सुबह दाई अम्मा ने तैयार किया था मेहंदी के लिए, मुझे ऐसी ऐसी खुशबू आ रही है। अन्ना की बुलंद आवाज़ सरगोशी पर वो चौंका था। हाँ, लेकिन नमस, तुम्हें पता है ना दुल्हन को फूलों से एलर्जी है और तुमने मेहंदी में वही शामिल कर दिया। इट्स नॉट फेयर यार, तुम्हें अपने भाई का सोचना चाहिए था। अन्ना मुतफक्कर से बोली थी जबकि दुल्हन बेतना चौंका। ये अन्ना को कैसे पता? और उससे आगे की सोच उसे मुठ्ठियां बीचने पर मजबूर कर रखी थी। दुल्हन को उठने के लिए पर तोलने देखकर वो हल्का सा उसकी तरफ झुकी। ये गलती मत करिएगा सरताज, पहले ये देख लें, अन्ना ने कहते साथ ही मोबाइल में एक तस्वीर उसके सामने की थी। दुल्हन की नसें फूली हुई थी। वो लड़की कुछ भी कर सकती थी। रमस और परिहान सिर्फ बेवकूफ़ बन सकती थी। वो बेबस सा बैठा था। बेटा, पट्टी बहुत खराब हो रही है, आप ये उतार दे, मैं एंटी एलर्जिक ट्यूब लाती हूँ, मामा ने परेशान से कहते हुए खुद ही उसके हाथ पर बंधी हुई पट्टी खोलना शुरू कर दी थी। दुल्हन की सुर आंखें अन्ना के ऊपर गड़ी हुई थी। अरे दुल्हन बेटा, ये तो काफ़ी गहरा जख्म है। मामा की आवाज़ पर अन्ना समेत वो दोनों भी दुल्हन के हाथ की तरफ देखने लगी थी जहाँ से एलर्जी की वजह से रेडिश मजीद बढ़ चुकी थी, जबकि जख्म भी काफ़ी गहरा था। अन्ना का लिखा हुआ एक हर्ट भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी फुर्सत से बैठे इन लफ्ज़ों का खुर्श दिया गया हो। अन्ना की आंखों में हैरत थी तो रमज़ और परिहान का शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था। अन्ना बेसाता नजर मोबाइल पर गई थी जहाँ पर उसने दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगाने के बाद तस्वीर खींच रखी थी। दुल्हन ने उसकी हालत देखते हुए हाथ बढ़ाए से लिया और तस्वीर रिमूव कर दी। अन्ना ने सर झुका लिया था, जो कि ये बाजी हार जाने का वाज़ा ऐलान था। उसके जख्म को दस्ते अपने नाम से नफरत की इंतहा जो कि देखी थी। मम्मा जान दुल्हन को वहाँ से उठा कर लेकर गई थी। उसकी तबीयत से वाकफियत जो थी। आहट लगा कैसे यह जख्म। उसके हाथ की ड्रेसिंग करने लगी तो दुल्हन ने उन्हें रोक दिया और मूसा को करते फ़ौरन अंदर आने का, साथ उसकी मेडिसिन भी। सब इतने हैरान जो थे कि दुल्हन और अन्ना का जो इतना प्यारा और परफेक्ट सा बन गया था, नज़र तो लगनी ही थी ना। मूसा को ड्रेसिंग करते हुए देखकर उसके लिए मेडिसिन निकाल रही थी। मम्मा, आप लोगों ने हम वहाँ की रस्मों का गराग पाल रखा है, आप जानती भी हैं ये दिन मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वह हदर्ज बजारियत का मुजाहरा करते हुए बोला था। अरे लो, ऐसे कैसे? घर हमारे बच्चे की शादी है तो हम हर रस्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वो दुनिया में तो देखे, अपने तबके के लोगों को देखा है कैसे नुमाइश करते हैं, शादी करते हैं, और तुमने इतने कम लोगों को इनवाइट करने दिया है। मामा ने बातों बातों में उसे खूब उसकी क्लास ले ली थी। कैसे हैं भाई आप? मुझे अभी भी रमस ने बताया है कि अन्ना बेवकूफ़ी की वजह से दुरेद जो फुल ऑन जुबान चलाते हुए आया था, माँ को देखते हुए जुबान पर ब्रेक लगा था। क्या क्या है अन्ना ने, क्या किया है अन्ना ने? माँ का माथा ठनका तो दुल्हन की गुड़िया मिली। वो मतलब कि भाई को एलर्जी है, रेड रोज है, तो वो इसने कुछ पता नहीं, शायद ऐसा कुछ कहा था। दुरेत ने बुलखलाहट में उल्टे सीधे हाथ पाँव मारते हुए बात मुकम्मल की थी। लो, इस बच्चे को भला क्या मालूम कि दुल्हन की क्या अदात व साल हैं। दुरेत, तुमने बाहर के इंतजाम देखे हैं? जी मम्मा, ऑल इज़ ओके, दुरेत ने फ़ौरन से जवाब दिया था। ठीक है, फिर मूसा और तुम जनान खाने में खाने का बंदोबस्त करवाओ और अपनी मौजूदगी में सर्विंग करवाना। मुझे इन लड़कियों पर ज़रा भी एतबार नहीं है कि ये कोई काम ऐसा तरीके से करें। चलो बेटा, अब मैं ख़वातीन को मना कर दूंगी, मज़ीद कोई रस्म करेंगी तो अन्ना तक ही होगी। मम्मा ने ऑल इन वन ऑर्डर रिप्लेस किए तो उनकी हाथर मानना पड़ा। अन्ना ने उसे आता देखा तो मजीद कोई शरारत और पंगा लेने से गुरेज किया था। ये लो, टीज़र था, अगर तुमने ये तो टीज़र था, अगर तुमने मुझे टॉर्चर करना बंद ना किया तो उसके बदले में जो होगा तुम सोच सकती हो। दुल्हन ने हाजरी पर सरिसे से नुका दुराते हुए मोहब्बत आवाज़ में अन्ना को कहा था तो उसने गुलाबी होठों को साथी से बीच लिया था। बेहतर यही है ना कि तुम मेरे राज रखो और मैं तुम्हारे। आपके दुल्हन ने बिना किसी की परवाह किए उसका हाथ हमें आहिस्तगी से लबों से लगाया तो वह साकन रह गई थी। अपना मोमी हाथ उसके जलादी हाथों से छिड़वाना चाहा पर गिफ्ट साथ थी। सडे आम रोमांस। दुरेद ने भाई को छेड़ा तो उसका कहका बुलंद हुआ था। हम सफरे मन चाहा है, हम सफ़र मन चाह हो तो बड़े बड़े 30 मरहान भी सरेंडर कर देते हैं। दुरेद की कज़न ने भी फुलझड़ी छोड़ी क्योंकि तकरीबन सब यही जानते थे कि अन्ना दुल्हन की चॉइस है। मनपसंद हम सफ़र को तो हम तन्हाई में बताएंगे अपनी मोहब्बत की इंतहा। दुल्हन ने जामी हाथ से उसका हाथ दबाया था जबकि खून की एक पतली सी लकीर दुल्हन की पट्टी पर फिर से नमूदार हुई थी। उस शख्स की जनूनियत से हाइप हुई थी। मेहमान खाना खाने लगे थे तो वो रमज़ और परिहान की हमरा अपने कमरे में आई थी जबकि उसे छोड़ते ही चली गई थी। दिमाग की नसें पूरी तरह से फटने लगी थी। अपने जल्दबाजी में किए गए फैसलों की संगीनी का एहसास हो रहा था। वो जानती थी कि दुल्हन बात उसे चाहेगा तो चूंटी की तरह मसल सकता था। वो बेचैन सी कमरे में टहल रही थी। उसे शादी नहीं करनी थी,
वक्त तो अभी भी उसके पास था। कुछ सोचते हुए उसने हैंड कैर में अपना सामान समेटना था। वो जानती थी उसका यह कदम हवेली वालों की बदनामी को बायस बनेगा, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। बहुत हवेली में अरीना की उजाड़ जिंदगी को लिए उदासी छाई थी। जब इद्दत के दौरान ही यह इंकशाफ हुआ कि वो मनी बहत के बच्चे की मां बनने वाली है। इधर एमरे को अरीना के लौट आने से अजीब सी बेचैनी और इनसिक्योरिटी का एहसास होता था। इद्दत की मुद्दत पूरी किए उसने जैसे ही सबके दरमियान उठना बैठना शुरू कर दिया तो एमरे की निगाहें हर वक्त उसी की खोज में रहती। बीजान की अरीना के लिए सदके वारी होती मोहब्बत, बड़ी भाभी का उसका आगे पीछे घूमना, बड़े भैया से लेकर शाहबाद समेत उसे छोटे भाई का अरीना के लिए कंसर्न उसे मेंटली टॉर्चर लगता था। और इन सब में वो दुल्हन को मसलसल इग्नोर किए शाहबाद से लड़ाई का एक नया नुक्ता निकाले बैठी होती। खुदा का नाम लो एमरे, वह तुम्हारी बहन है। उसकी औलाद दुनिया में आने से पहले यतीम हो गई है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सबको उससे हमदर्दी दिखानी चाहिए? शाहबाद एक दिन उसे दो टोक बात करने का फैसला कर बैठे थे। हमदर्दी या फिर सोई हुई मोहब्बतें बेदार करने का? तुम्हें बता दूं कि वो मेरी सगी ही बहन है और इससे नकार तुम मेरे मरने पर ही काट सकते हो। एमरेदारी तो शाहबाद अपने हाथ को उठने से नहीं रोक सके थे। तुमने मुझे उस लड़की की वजह से मारा जिस दिन वो यहाँ आई है। तुम हमें पूछते नहीं हो। तुम्हें हमारी जरूरतों से ज्यादा अरीना की फिक्र खाई रहती है। वो उसका गिरबान थामे बेभरपूर अंदाज में एहतजाज करने लगी थी, जबकि दुल्हन सहमा सा एक तरफ से हो गया था। उसके माँ बाप के दरमियान हमेशा से झगड़े होते थे, पर इस शिद्दत के कि वो पहली बार देखा था। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में बड़ा हुआ शक का हन्नास निकल जाएगा ना, तो तुम्हें सब कुछ ही साफ शफाफ दिखेगा। वरना तुम्हारे वहमों का इलाज मेरे पास नहीं है और ना ही खुद को पारसा साबित करने के लिए मेरे पास कोई दलील है। शाहबाद गुस्से में कमरे से निकल गए तो वो नडाल सी बिस्तर पर बैठी गई। घर में उसे लेकर होती हुई बातों और स्ट्रेस से फ्री अनीना हरदम शोहर को याद करते आने वाली जिंदगी के बारे में हजार उहाम लिए हुए थी। जब उसकी डिलीवरी के दिन नज़दीक आने लगे थे, उस दिन मर्द हजरात में से घर पे कोई भी नहीं था। जब शाहबाद घर में दाखिल हुए तो किचन से निकलती अरीना को फर्श पर ढेर होते हुए देखा। तेजी से उसकी तरफ बढ़े थे और इसी वक्त एमने भी कमरे से निकली थी, जो अरीना को शाहबाद की गोद में देखकर हक्का बक्का सी हुई थी, जो कि इसे तेजी से बाहर की तरफ लेकर दौड़ा था। इसी मंजर ने रोगों में फशार बर्पा कर दिया था। अरीना के यहाँ बैठी हुई तो अपनी रोशन पेशानी वाली बदकिस्मत बेटी को देखते वो फिर से रो पड़ी थी। एक हफ्ते बाद घर आई तो बुजुर्गों का फैसला सुनते गुमसुम सी हो गई थी, जिन्होंने अरीना और उसकी बच्ची के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए उसका अकद शाहबाद से छोटे मगीज बहत से करने का फैसला किया था। इधर एमने तो चंगारी बनी हुई थी। तुम यही चाहते हो ना कि वो हमारे सामने रहे? तो मुझे तो यह भी लगता है कि तुमने मुनीब का भी एक्सीडेंट करवाया ताकि अरीना हमेशा के लिए यहाँ आ जाए। एमने की बातों पर वो शाकी सा बैठा था। तुम हर दर्जे जाहिलियत का मुजाहरा कर रही हो एमने। मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश और मुतमीन हूँ। शाहबाद ना चाहते हुए भी वजाहत देने लगा था, पर एमने पे तो जैसे अरीना की नफरत का भूत सवार था। एक रात बादल खुलकर बरसे थे, उसके बावजूद भी तूफान था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। अरीना अपनी 6 महीने की बच्ची रोती बच्ची को चुप कराने में नाडाल सी बैठी थी जब कोई उसके रूम में आया था। अरीना शाहबाद को गोली लग गई है। इतने तूफान में कोई डॉक्टर मिलना भी नामुमकिन है। प्लीज़ तुम इन्हें देखो। तुमने डॉक्टरी पढ़ी थी ना? एमली की आंखों में आंसू का समंदर अरीना की धड़कन बंद करने लगा था। उस पर तो आज मुनकशिफ हुआ था कि वो तो कभी भी उसे दिल से निकाल नहीं पाई थी। वो अपनी बच्ची और एमले के हमरा तेजी से वहां से निकली थी, यह देखे बिना कि एमले ने दोबारा से ही रोती बिलखती बच्ची को वहीं छोड़ दिया था। अरीना बारिश में भीगते एनेक्सी की तरफ दौड़ी थी, क्योंकि एमरे ने कहा था कि वो वहीं और एमरे आराम से छाता पकड़े उसके पीछे आई थी। एनेक्सी में दाल होती अरीना समझ नहीं पाई थी कि कब एनेक्सी का लॉक घुमाते हुए दरवाजा बंद हुआ था। शाहबाद जीरो जीरो बल्ब की रोशनी में सामने पड़े बेजान से वजूद की तरफ वो झुकी थी जब एकदम से तमाम लाइट्स ऑन हुए थे। बार हमारे कंधों पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, कोई शिकायत नहीं कर रहा, हमारे पागल दिल का मुजरिम। तुम्हारे बेटे की शादी है आज और वो तुम्हें लेने भी नहीं आया। तुम तो कहती थी कि वो तुम्हें लेने आएगा। उसकी ड्यूटी पर मामूर औरत ने ज़मीन को खोदती औरत से पूछा था, वो आएगा। शाहबाद और अरीना को दफन करने के बाद वो आ जाएगा यहाँ हमेशा के लिए मेरे पास। वो हद दर्जा खुशफहम हुई थी जबकि सामने बैठी औरत ने तासुब से उसको देखा। वो आज तक तुमसे मिलने नहीं आया और ऐसा क्या किया तुमने जो एक बेटे को अपनी माँ से नफरत है? सामने वाली औरत के सवाल की बात पर उसकी आंखों में सुर्खी छाई थी। तुम्हें किसने कहा वो मुझसे नफरत करता है? वो मेरा बेटा है, वो बहन नहीं थी। वो डाइन, वो मेरा बच्चा, मेरा शोहर छीन कर ले गई मुझसे। नहीं नफरत करता कोई मुझसे। मैं तो, हाँ मैं ही तो लाडली बेटी हूँ शाहबाद हवेली की। वो जुनूनी अंदाज में कहती इस औरत का गला दबा रही थी।
जो वजन में उससे तकरीबन आधी ही थी। उसकी किस्मत अच्छी कि सिक्योरिटी गार्ड का वहां से गुजरा हुआ और वहां की इंतजामिया अलर्ट हुई थी। बाहर बजते ढोल की थाप और शहनाइयों से वो मोबाइल की आवाज़ सुन नहीं पाया था, जबकि कई बार शोर मचाने के बाद मोबाइल दोबारा बजना शुरू हुआ था। दुल्हन की अचानक निगाह मोबाइल पर पड़ी तो हॉस्पिटल से कॉल देते वो चौंका था। सर, मैडम एमले की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है और उन्होंने हमारे साथी औरत को जख्मी कर दिया है। दूसरी तरफ से सहमा सा अंदाज दुल्हन को स्टिक कर गया था। कितनी देर मायूस होते हुए दिमाग से सिचुएशन का अंदाजा करने लगा था। जब कुछ सोचते हुए वो खड़ा हुआ था और तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए गाड़ी निकाली। दुखते सर से वह मुश्किल ड्राइव कर पाया था। जब हवेली से कुछ दूर ही महाल से हिम्मत से आते हुए वजूद से गाड़ी टकराई थी। वो मुश्किल गाड़ी कंट्रोल करते हुए तेजी से नीचे उतरा था। इधर उसके सर से चादर ढलकी थी। उसने चंदियाई सी आंखें ऊपर को उठाई और इसी वक्त दुल्हन की निगाह उस पर पड़ी थी। दूसरा ही लम्हे गोया आसमान सर पर गिरा था। वो क्या करने वाली थी, ये सोच आते ही दुल्हन का दिमाग शॉर्ट हुआ था और दूसरे ही लम्हे सन्नाटे में एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पड़ी थी। बदकिरदार माँ की बदकिरदार बेटी। वह गुस्से से फनकारते हुए उसे बाजू से पकड़ते हुए दोबारा जमीन पर गिरा गया था। और तुम क्या हो दुल्हन बात, कातिल माँ के कातिल बेटे। सन्नाटों को चीरती आवाज ने उसकी जात के जहम उदेरते फिर से खामोशी एख्तियार की थी।